दोस्तों, कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया को आगे लगाया हुआ है और दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। मसलन दुनिया में कभी भी इस तरह लोग घरों में बंद नहीं हुए थे, कभी भी इस तरह ग्लोबली स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद नहीं हुई थी, इंडस्ट्रीज़ बंद नहीं हुई थी। इवन जब जंगें भी होती हैं तो दुनिया के किसी एक हिस्से में होती हैं, बाकी हिस्से खुले रहते हैं। इसी तरह ऑयल प्राइसेस जो है वो इतनी तेज़ी से नीचे कभी नहीं आई, ना ऑयल की डिमांड इतनी ज़्यादा कभी कम हुई है। और यहाँ तक कि कल ऑयल प्राइसेस माइनस में चली गई। अब माइनस में जाने का मतलब क्या है? मनफी कीमत का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ मनफी कीमत पे बेचता हूँ तो आपको चीज़ के साथ साथ पैसे भी दूंगा। हाँ, उल्टा पैसे मैं दूंगा। चीज़ आप मुझसे ख़रीद रहे हैं, चीज़ भी लेंगे और पैसे भी लेंगे। ये हुआ क्यों और कैसे हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना पड़ेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ये होता है कि आज के दिन आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपने कोई चीज़ मुझे 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 3 महीने बाद इस कीमत पर इतनी मिकदार में देनी है। अब ये एक्चुअली कीमत में जो फ्लक्चुएशंस है उससे बचाव के लिए होता है कि हो सकता है 2 महीने बाद कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इससे महफूज रखने के लिए हम एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। लेकिन बात यहाँ तक रुकती नहीं है। होता यह है कि ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनकी फिर बाकायदा ट्रेडिंग होती है। मतलब ये मार्केट में मुख्तलिफ लोग बेचते और ख़रीदते रहते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स मई के महीने में मैच्योर हो रहे हैं, मतलब जिनकी मई में तेल की डिलीवरी लेनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिन लोगों के पास थे, अगर उन्होंने तेल की डिलीवरी मई में एक्चुअली नहीं उठानी तो उनको वो कॉन्ट्रैक्ट बेचना ज़रूरी थे ताकि वो अपनी पोजीशन स्क्वायर कर सके और अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफलोड कर सके। अब इस ट्रेड में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स के ख़रीद व फ़रोख्त में अपना मुनाफा कमाते हैं, सस्ते ख़रीदते हैं, महंगे बेचते हैं और दरमियान में अपना मुनाफा कमाते हैं। और दूसरे वो लोग भी होते हैं जो एक्चुअली तेल का कारोबार करते हैं, जैसे रिफाइनरीज़ हैं, स्टोरेजेस हैं, वो लेते हैं और आगे फिर तेल बेचते हैं। तो हुआ ये कि जिन लोगों के पास कैपेसिटी नहीं थी उन्होंने तो लाजमी बेचना ही था। मतलब जिन्होंने तेल स्टोर ही नहीं करना, ना ही वो तेल का कारोबार करते हैं, उन्होंने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने ही बेचने थे। लेकिन जो तेल का कारोबार भी करते हैं उनके पास भी इतना तेल है कि उनके पास तेल रखने की गुंजाइश ही नहीं है। जब गुंजाइश ही नहीं है तो मई में तेल लेके उन्होंने क्या करना है? तो इसकी वजह से उसकी सेल पे प्रेशर बढ़ा। हर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स थे वो अपने कॉन्ट्रैक्ट बेचना चाहते थे और उसकी वजह से कीमतें कम होते होते और मनफी में चली गई और -30 तक जो है वो कीमतें गिर गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर माइनस में क्यों गई, ज़ीरो से नीचे क्यों चली गई? मसला ये है कि अगर तेल उठाना पड़ जाता है तो उसकी स्टोरेज पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। मसलन जो वेरी लार्ज कैपेसिटी कंटेनर्स होते हैं जो समंदर में जिनको ठहराते हैं, जिसमें बड़े बड़े कंटेनरों में इवन 2 मिलियन यानी 20 लाख बैरल तक आयल ज़ख़ीरा किया जा सकता है, तो उनका जो किराया है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यौमिया किराया $74,500 कल था। तब $74,500 यौमिया स्टोरेज पे करने से ये बेहतर था कि कम नुकसान करके, मतलब अब जो ट्रेडर्स थे या जो बेचने वाले थे उन्होंने कम नुकसान करके और अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो बेच दिए। लेकिन ये अमूमी नहीं है, जो जून के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी कम हुए हैं लेकिन इतने ज़्यादा कम नहीं हुए। मतलब 10% उनमें डिक्लाइन आया है और हो सकता है मज़ीद भी आए इस सूरत हाल को देखते हुए कि आगे हालात कैसे बनते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में तेल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है क्योंकि हवाई सफ़र जो है वो तकरीबन बंद हैं, ज़मीनी सफ़र जो हैं वो बेयर मिनिमम है। इसके अलावा फैक्ट्री कारखाने वगैरह जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से तेल की खपत नहीं है, तेल का इस्तेमाल नहीं है। जबकि जब तेल का इस्तेमाल कम होता है तो फिर जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो तेल की प्रोडक्शन कम कर देते हैं।
اب اس دفعہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب اوپیک نے اپنی سپلائی کم کرنے کا فیصلہ کیا تو رشیا نے، اگرچہ وہ اوپیک کا ممبر نہیں ہے، لیکن رشیا نے اپنی جو پروڈکشن ہے وہ کم کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے تیل کی سپلائی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود تھی جبکہ ڈیمانڈ کم تھی، تو تیل کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی۔ اور پھر جواب میں سعودیہ نے الٹا یہ کیا کہ اپنی سپلائی بڑھا دی۔ اب سپلائی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ آلریڈی کم ہو رہی ہے، سپلائی مزید بڑھ رہی ہے، تو اس سے تیل کی قیمتوں میں ایک بحران کی کیفیت آئی، اور یہ ریورس بحران تھا، مطلب ہم جیسے ملکوں کے لیے اچھا بحران تھا کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو گئی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تیل کی ان کم قیمتوں کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا؟ تو پاکستان پہ اس کا بہت اچھا اثر ہوگا۔ ہماری جو ٹوٹل امپورٹس ہیں ان میں سے 25% کے لگ بھگ جو ہے وہ ہمارا کروڈ آئل ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر قیمتیں آدھی ہو جاتی ہیں تو ہمارا امپورٹ بل میں 12.5% تو سیدھا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ 25% جو ہے وہ ہمارا آئل پروڈکٹ جو ہے امپورٹ ہوتا ہے۔ عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عام آدمی کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا۔ ہاں، یہ خیال نہیں کیجیے گا کہ آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں گے تو پیٹرول جب ڈلوائیں گے تو الٹا آپ کو پیسے بھی ملیں گے، ظاہر ہے مائنس میں نہیں آنا، وہ کانٹریکٹس کی بات تھی، ایکچول تیل کی بات نہیں تھی، لیکن پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئیں گی، اور اوگرا جو ہے وہ ہر منتھ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ ریوائز کرتا ہے اپورڈ یا ڈاؤن ورڈ، تو اس یکم سے بھی تیل کی قیمتوں میں خاصی کمی دیکھنے میں آئے گی، اور اس سے اوورال جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کمی کا امکان ہے، کیونکہ ہماری جو مہنگائی ہے CPI انڈیکس ہے وہ تقریباً 10% تک تیل سے ریلیٹڈ ہے۔ مطلب اگر آپ کے تیل کی قیمتوں میں 10% کمی آتی ہے تو آپ کی مہنگائی میں 1% کمی آ جاتی ہے، اور اگر تیل کی قیمت میں 20% کمی آتی ہے تو آپ کی مہنگائی میں 2% کی کمی آتی ہے۔ ان کا ریلیشن شپ کچھ یوں بنتا ہے۔ تو تیل کی قیمتیں کم ہوں گی، لیکن منفی کا جنرلی یہ مطلب نہیں ہے کہ پیٹرول پمپ والے بھی ساتھ آپ کو پیٹرول کے پیسے بھی دیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔